हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग। पिछला 2 लेक्चर में जो है एटम का इंट्रोडक्शन पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के बारे में जो है हम लोग देखे। एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा उसको भी समझे थे। 3 तरीका उसमें हम लोग देखे थे। एक ZXA टाइप था, इसी को हम लोग ए को इधर अपर राइट लिख सकते हैं या फिर ऐसा। 3 तरीका। इसी के आधार पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या फाइंड आउट करने एग्जाम में आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीशीज। तो सबसे पहले जैसे मान लो एक ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और इसके लिए हम लोग को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है। तो इसको आप कंपेयर करो इससे ZXA से। तो X तो सिंबल है जो बता रहा है कि हाइड्रोजन है, Z की जगह 1 है, मतलब इसके लिए एटॉमिक नंबर हुआ 1। A की जगह भी 1 है, मतलब कि मास नंबर हुआ 1। अब यहाँ से जो हम लोग जानते हैं कि Z = P = E, तो यदि Z 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पढ़े थे A - Z, सो A 1 है, Z भी 1 है, तो N आ गया 0। ऐसे करके पता करेंगे, आसान सा तरीका है। वैसे ही कोई एलिमेंट दिया हुआ, जैसे मान लो 15P31, इस बार ऐसे लिखा हुआ है, तो बस कंपेयर करते जाओ। नीचे वाला Z, ऊपर वाला A, तो A हो गया 31, Z हो गया 15, तो P तो Z के बराबर होता है 15, E भी इसी के बराबर है 15, और N का फॉर्मूला है A - Z, 31 - 15 मतलब 16। ऐसा। वैसे ही मान लो 92U238, ऐसा कोई एलिमेंट लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो बात आप ध्यान में रखोगे, A हो गया 238, Z हो गया 92, सो P = 92, E also 92, but N A - Z 238 - 92 146। ऐसे कोई भी एलिमेंट ऐसे करके जो है आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसके बाद आप निकालो Fe 2656। हो सकता है कि ऐसे ना लिखा हो, इसी की जगह एग्जाम में आया हो तो ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे। तो यहाँ भी देखोगे A = 56, Z 26, P 26, E 26, तो N हो गया A - Z, तो 56 - 26 30। एक बेसिक सा मिस्टेक जो आप लोग करोगे उसको अभी हम दूर करते हैं। एलिमेंट का या जो सिंबल होता है, तो सिंबल एलिमेंट का जो है वो कोई एलिमेंट का सिंबल 1 लेटर का है और किसी एलिमेंट का सिंबल 2 लेटर्स के हैं, 1 और 2 लेटर जनरली। यदि 1 लेटर का सिंबल है तो यह कैपिटल लेटर होगा। बेसिक सा तरीका जो आप 9th में पढ़े भी होंगे, लेकिन ध्यान में नहीं रहता होगा तो उसको डील करते हैं हम। 2 लेटर है तो इसमें से याद रखोगे कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल। ध्यान रखोगे कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल यदि 2 लेटर का है तो फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, सेकेंड स्मॉल। इसलिए कैपिटल और स्मॉल लेटर का जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गलती लोग कहाँ करते हैं समझोगे। जैसे 1 लेटर का है फास्फोरस P,
अब पी जल्दबाजी में कोई ऐसे भी लिखता है। अब कैपिटल पी स्मॉल पी में अंतर होना होगा, और क्या अंतर है ये पता होना चाहिए। जब आप इंग्लिश का कॉपी में अल्फ़ाबेट लिखते हो कैसे लिखते हो, कैपिटल पी लिख रहे हो तो ऊपर का या 3 लाइन में, स्मॉल पी लिख रहे हो तो ऐसा तरीका है। इसको बिना लाइन खींचे लिखोगे तो कैपिटल पी स्मॉल, मतलब स्मॉल पी में देख रहे हो ऊपर में निकला हुआ रहता है। तो यदि आप ऐसे लिख दिए फास्फोरस, मतलब कि आप गलत लिखे हो। वैसे ही आयरन लिखे हो तो आयरन में ठीक है, एफ और ई है तो एफ कैपिटल होगा, आई स्मॉल। जल्दबाजी में लोग इसको ऐसे भी लिख देता है, एफ ही ऐसे। क्या यह सही तरीका है? यदि आप कैपिटल एफ और स्मॉल ई को लिखोगे कैसे लिखाएगा, दिस वन विल बी कैपिटल एफ एंड दिस इज स्मॉल ई। बिना लाइन खींचे लिखोगे तो एफ और ई, मतलब कि एफ के आधा साइज का है ई, लेकिन आप यहाँ लिखे हो इसमें एफ और ई बराबर दिख रहा है, तो गलत है, बिल्कुल भी गलत है। बिना सोचे समझे लोग इसको गलत करेगा ऐसे। तो स्मॉल ई लिखने से नहीं होगा, उसका साइज भी तो देखना है कि स्मॉल ई का साइज जो है कैपिटल एफ के तुलना में क्या है, उस हिसाब से आपको लिखना होगा। आप बोलोगे सर इतना तो आज तक नहीं कोई गौर किया है, तो आप क्यों इस बात पे जोर दे रहे हो? जोर देंगे, केमिस्ट्री है भाई, और जोर नहीं देंगे तो क्या क्या गलती करोगे, सो जरा देखना। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको लोग पचा लेते हैं, वह गलती से बहुत ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है, तो लोग वैसी गलतियों को इग्नोर करते हैं। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बदल के रख देती हैं चीज़ों को। तो जो गलतियां चीज़ों को बदल रही है वैसे गलती को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ जो ये सब गलतियाँ हम बता रहे हैं कैपिटल स्मॉल लेटर, ये वैसी गलतियाँ हैं जो चीज़ों को बदलेंगी, तो सुधारना पड़ेगा इसको। कैसे? तो आप CO लिख रहे हो 2 तरीके से, NO लिख रहे हो 2 तरीके से। Here capital C small o, this one is an element called cobalt. Capital C capital O, this is a compound called carbon monoxide. Here capital N small o, an element called nobelium. Capital N capital O, molecule or compound called nitric oxide. तो क्या अंतर है? मान के चलो हम बोले कि चलो जी कोबाल्ट का सिंबल लिखो, तुमको पता है कोबाल्ट का CO होता है, लेकिन ऐसे लिख दिए, तो क्या आप कोबाल्ट लिखे? नहीं, आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिए। गलती की है, बहुत बड़ा गलती की है। उसी प्रकार से हम बोले कि चलो जी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, तुमको पता है NO, लेकिन ऐसे लिख के आ गए, नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा आपने, नहीं नोबेलियम लिखा। तो देख रहे हो मतलब ही बदल जा रहा है। यहाँ कोबाल्ट को आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिख डाले, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड को आप नोबेलियम लिख डाले। तो ऐसी गलतियों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो जो चीज़ों को बदल दे रहा है, कंसेप्ट ही पूरा चेंज कर दे रहा है। इसलिए इसको जानना बेहद ज़रूरी है, एकदम ध्यान में रखोगे इस बात को आप, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब इसमें से जैसे पूछेंगे कि आपका हाइट क्या है जी, तो आप बोलोगे सर 150 सेंटीमीटर। बोर्ड है 150 सेंटीमीटर, लिख रहे हो आप ऐसा मतलब कि कैपिटल C है और ये स्मॉल m है। कैपिटल C और स्मॉल m जो है ना, कैपिटल C इज़ द सिंबल ऑफ कूलाम, स्मॉल m इज़ द मीटर। सो आप सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर लिखे हो। सेंटीमीटर में जो 2 वर्ड है सेंटी और मीटर, इसमें से दिस सेंटी इज स्मॉल c, मीटर इज स्मॉल m, सो दिस इज सेंटीमीटर, cm बराबर साइज है, दोनों स्मॉल है। लेकिन यहाँ कैपिटल C स्मॉल m लिखो, दिस इज किलोमीटर। तो हम पूछे हाइट, तो तुम 150 सेंटीमीटर नहीं 150 किलोमीटर बता रहे हो। वज़न कितना है जी, तो 60 किलोग्राम लिख डाले ऐसा। अगेन जो किलोग्राम है वह 2 वर्ड है, किलो जिसका सिंबल है स्मॉल k, ग्राम जिसका सिंबल है स्मॉल g, किलोग्राम। अब कैपिटल के स्मॉल के में अंतर होता है, कैसे? किलो का स्मॉल k, ग्राम का स्मॉल g।
ऐसे 4 लाइन खींचो इंग्लिश का। कैपिटल के आप लिखोगे तो कैसे लिखा जाता है, ऊपर का 3 लाइन बीच से कटता है। स्मॉल के आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। देख लो साफ अंतर, देखो बिना लाइन खींचे लिखोगे तो कैपिटल के या स्मॉल के, मतलब एकदम बीचों बीच से कट रहा है तो कैपिटल के, और नीचे से कट रहा है मतलब कि स्मॉल के हुआ ऐसे। तो आपको हम लिखने बोले किलोग्राम और आप लिखे हो देखो ऐसा है, बीच से काटे हो मतलब कि तो कैपिटल के, एंड कैपिटल के इज नॉट किलो, कैपिटल के इज द सिंबल ऑफ केल्विन विच इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो आप वजन अपना 60 किलोग्राम ना बता करके 60 केल्विन ग्राम बता रहे हो, गलत बता रहे हो। समझ रहे हो ना अंतर कहाँ है, चीज़ें आपको कहाँ फंसाएंगी, इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए एकदम साफ नॉलेज होना चाहिए इन सब का। थोड़ा अजीब लगता है कि क्या ABCD पर जोर दे रहे हैं सर, तो जोर तो देंगे ही ना, नहीं तो आगे गलती करोगे तो वहाँ टॉलरेट नहीं किया जाएगा इन गलतियों को, वहाँ गलत हो जाएगा, मार्क्स कम आ जाएंगे आप। और रेयरली है कोई टीचर इन बातों पे गौर नहीं करते हैं, और यही बच्चे जो है गलतियाँ करते ही जाते हैं। कभी सीखे तो सीखो, नहीं तो यही गलती से ज़िंदगी भर काम चलता है। नहीं करोगे ऐसी गलतियाँ, ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो बीच में आ गई, तो इसको आप ध्यान में रखोगे, नहीं तो गलती करोगे ही ऐसा 100% करोगे आप। पहले ही हम बता दिए, आगाह कर दिए ताकि गलती आप ना करो। आगे अब नेक्स्ट टॉपिक देखें इसमें हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है आयंस। तो आयंस को हम लोग सिंपली डिफाइन करेंगे चार्ज्ड फॉर्म ऑफ एटम। एक एटम का जो चार्ज्ड फॉर्म है वह आयन कहलाता है। देखो एटम हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब इसी एटम पे चार्ज आ जाए तो वही कहलाएगा आयन। अब प्रश्न आता है कि सर एटम पे चार्ज आएगा कैसे। तो याद करो हम एक्सप्लेन किए थे कि एटम न्यूट्रल कैसे है। तो एटम न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि एक एटम के अंदर जितना प्लस चार्ज का प्रोटॉन है उतना ही माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है, मतलब जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, इसलिए ओवरऑल 0 चार्ज। तो सोचो कि यदि किसी कारणवश यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर ना हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या इक्वल ना हो, तब तो यहाँ कोई ना कोई नेट चार्ज बचेगा। तो इसमें से 2 सिचुएशन की, यदि प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, माने प्लस चार्ज का संख्या हो ज़्यादा माइनस से, तो ओवरऑल प्लस चार्ज बचेगा। लेकिन वही कि प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, माने प्लस चार्ज से ज़्यादा माइनस चार्ज हो, तो इस केस में ओवरऑल माइनस चार्ज बचेगा। तो ये 2 प्रकार का चार्ज एटम पे आ सकता है, आइदर प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज। प्लस चार्ज यदि आएगा तो ऑब्वियसली उस आयन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव आयन। माइनस चार्ज आएगा तो वैसे आयन को बोलेंगे नेगेटिव आयन। तो कहाँ से चले थे कि एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि उसमें प्लस चार्ज का प्रोटॉन का संख्या बराबर है माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन का, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो ओवरऑल 0। तो यही चीज़ जो इक्वल होने से चार्ज 0 है, यदि यही इक्वल ना रहे तब तो कोई ना कोई चार्ज बचेगा। अभी दोनों इक्वल नहीं होगा तो यही दोनों केस हो सकता है कि या तो ये प्लस वाला प्रोटॉन ज़्यादा हो या माइनस वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अब प्लस वाला प्रोटॉन ज़्यादा है तो एटम पे ओवरऑल प्लस चार्ज बचेगा और वैसे आयन को पॉजिटिव आयन बोलेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो तो उस एटम पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बचेगा और उस आयन को हम लोग नेगेटिव आयन बोलेंगे। तो ये 2 प्रकार के आयन हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब बात आता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे चेंज करेगा, गड़बड़ाएगा कैसे। ये तो नेचुरली है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या एक एटम में जो बराबर है वो नेचुरल है। वो जो एटम नेचुरली बने हैं उनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर ही होता है। तो ये जो आयंस हुए ये 2 प्रकार के हुए, एक पॉजिटिव आयंस। हाँ, तो आयंस के बारे में हम लोग देख रहे थे कि जब एटम पे चार्ज आ जाए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या अलग होने से तो वे आयंस कहलाएंगे।
दो प्रकार का चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आयन भी दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कैरी नेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ओवरऑल प्लस चार्ज होगा। नेट पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज पहले से तो है ही, लेकिन ओवरऑल प्लस बचेगा, प्लस माइनस मिला करके इस पे ओवरऑल माइनस बचेगा। पॉजिटिव आयन मेटल एटम के द्वारा जनरली बनता है, नेगेटिव आयन नॉन मेटल एटम के द्वारा। ये मेटल एटम क्या करते हैं, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे मान लो M कोई मेटल एटम है और यह M मेटल एटम क्या किया, अपना N इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इस पे N प्लस आएगा। N की जगह कोई नंबर होगा 1 2 3, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया 3 प्लस, ऐसे करके जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस। अब यहाँ से हम लोग को ये जानना है कि आखिर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है या पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो उसी के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि बेरिलियम एक एटम है, इस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो कन्फिग्रेशन 2 और 2 मतलब सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 4 है Z4, और हम लोग जानते हैं कि Z बराबर होता है P का और वही बराबर होता है E का। तो Z4 है, इसका मतलब कि प्रोटॉन भी इसके अंदर 4 है, इलेक्ट्रॉन भी 4। 4 प्रोटॉन होने का मतलब 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो 4 पॉजिटिव चार्ज 4 नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल 0 चार्ज बचा। लेकिन यही बेरिलियम अब यहाँ क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यही बेरिलियम का एटम यहाँ क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज किया है, प्रोटॉन नहीं, मतलब कि यह प्रोटॉन अभी भी 4 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 4 नहीं बचा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो 4 में से 2 आप घटा दो तो अब बचा 2 माइनस। तो 4 प्रोटॉन माने 4 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन माने 2 माइनस, तो ओवरऑल आप जोड़ोगे तो 4 प्लस और 2 माइनस मतलब कि 2 प्लस, और यही 2 प्लस चार्ज जो यहाँ बेरिलियम पे आ गया। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज होने से इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाता है, प्रोटॉन पहले से जितना है उतना ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज होने से इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया और उसके तुलना में प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया। तो प्रोटॉन का संख्या बढ़ने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, और पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा नेगेटिव से तो ओवरऑल प्लस चार्ज ही बचेगा। सिंपल सी बात है। वैसे यहाँ फॉर्म्ड ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन माने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, लॉस माने इलेक्ट्रॉन खोना। तो मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा तो प्लस चार्ज, वही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा कहीं से तो माइनस चार्ज। जैसे मान लो कि X कोई नॉन मेटल है और यह N इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जितना लेगा उतना माइनस आ जाएगा और ये कहलाएगा नेगेटिव आयन। अगेन यहाँ N के जगह 1 2 3 टाइप का हो सकता है। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेकर के चलो। जैसे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 2 और 5। एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, मतलब 7 प्लस 7 माइनस, तो ओवरऑल 0। अब मान लो कि यही नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ से चलोगे N इलेक्ट्रॉन लिया तो N माइनस, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसी नाइट्रोजन पे आ जाएगा 3 माइनस। तो यही 3 माइनस क्यों आया उसी को हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें शुरुआत में 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यही एटम अब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नॉट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो प्रोटॉन जितना है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो पहले से 7 था 3 और ले लिया तो हो गया 10, मतलब 3 और जोड़ दो तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब 7 प्लस और 10 माइनस, तो ओवरऑल 3 माइनस बचेगा, और यही 3 माइनस। तो ये जो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज एक एटम पे आता है, ये साफ हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के वजह से आता है। माने यह इलेक्ट्रॉन ही है जिसका संख्या चेंज करता है। प्रोटॉन का संख्या एक एटम में फिक्स है, वह कभी चेंज नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में देख लो। जनरली लोग ऐसे समझता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि प्लस चार्ज इस पर है, इसका मतलब कि इसमें प्रोटॉन बढ़ गया, और प्रोटॉन बढ़ गया का मतलब हुआ कि प्रोटॉन गेन कर लिया। नहीं, एक एटम कभी प्रोटॉन गेन नहीं करता है। अरे प्लस चार्ज बढ़ने का ऐसा भी तो तरीका होगा कि माइनस कम हो गया, कोई जरूरी थोड़े है कि प्लस बढ़ जाएगा कहीं से बाहर से आके।
तो प्रोटॉन कभी कोई एटम गेन नहीं करता, प्रोटॉन जितना है वह उतना ही रहेगा, उसके बदले में इलेक्ट्रॉन ही वहाँ से हटता है। इलेक्ट्रॉन हटेगा मैंने माइनस चार्ज कम हो जाएगा, तो प्लस चार्ज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा वहाँ। और उसी प्रकार से यदि वही एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पर माइनस आ जाएगा। तो जो लॉस और गेन होता है एक एटम में वह हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होगा, कभी नहीं। क्यों, आगे एक्सप्लेन किया जाएगा इस चीज़ को, लेकिन फिलहाल आप याद रखोगे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो तीन चीज़ है, इसमें से जनरली जो आसान है वह इलेक्ट्रॉन को लूज करना। प्रोटॉन लूज या गेन करना काफ़ी रेयर है, इम्पॉसिबल नहीं होता है, जनरली होता है, उसके लिए आगे आप पढ़ोगे, लेकिन अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ही लॉस और गेन हो सकता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कांस्टेंट है, वे एटम के न्यूक्लियस में है, जितना होंगे उतना ही रहेंगे। तो यहाँ से एक बात और पता चल गया हम लोग को कि यदि वह पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन में यहाँ से देखो प्रोटॉन 4 तो इलेक्ट्रॉन 2, मतलब यहाँ प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। या ऐसे को आप बोलो कि इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा प्रोटॉन से, लेकिन यहाँ प्रोटॉन से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं हुआ कि या प्रोटॉन गेन किया, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन लूज किया। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रोटॉन लूज किया, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन गेन किया। अपने जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, प्रोटॉन के लिए नहीं होगा। प्रोटॉन लॉस गेन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का हमेशा लॉस गेन होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। अब चूँकि आयंस चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ साइंस कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और उसको भी कोई चार्ज्ड फील्ड में रखा जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वह ओवरऑल माइग्रेशन शो करेगा। तो मान लो कोई विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 टर्मिनल होता है प्लस माइनस। प्लस टर्मिनल को जो है हम लोग एनोड बोलेंगे, माइनस टर्मिनल को कैथोड बोलेंगे। और इस एनोड कैथोड के बीच मान लो कि यहाँ एक कैटायन है, जैसे Na+ ले लो, और यहाँ एक एनायन है, जैसे Cl- ले लो, या सॉरी कैटायन एनायन तो बाद में बोलेंगे। या प्लस चार्ज है मतलब कि पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन। ये माइनस चार्ज मतलब कि नेगेटिव आयन है। तो जब आप आयन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे एनोड कैथोड के बीच, यह इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस आधार पे यदि चलोगे आप, तो यह जो पॉजिटिव आयन है, प्लस चार्ज वाला आयन, यह माइग्रेट करेगा, मूव करेगा माइनस की तरफ। और जो माइनस चार्ज वाला आयन है, नेगेटिव आयन, वो मूव करेगा प्लस की तरफ। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में यह पॉजिटिव आयन नेगेटिव माने कैथोड की ओर मूव करता है, इसलिए इस पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम है कैटायन। CAT, कैट माने कैथोड, और आयन तो है ही क्योंकि चार्ज है। तो वह चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की ओर जाता है, वैसे चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। वह चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की ओर जाएगा वो क्या कहलाएगा, कैटायन। उसी प्रकार से वह चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड की ओर जाएगा वो क्या कहलाएगा, एनायन। माने वैसा आयन जो किधर जा रहा है, एनोड की तरफ। तो पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम हो गया कैटायन, नेगेटिव आयन का दूसरा नाम हो गया एनायन। ओरिजिनली उनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ही है, लेकिन जो कैटायन एनायन नाम पड़ा इनका, वह इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर के आधार पे कि कौन किधर माइग्रेट कर रहा है, किधर जा रहा है, किधर मूव कर रहा है, उस आधार पे उसका कैटायन और एनायन जो है सो नाम पड़ा। अब जो कैटायन और एनायन है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब सोडियम है तो वह एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सोडियम कैटायन है तो यह इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है।
ऑक्सीजन एटम है तो ये एग्जिस्ट करेगा न्यूट्रल फॉर्म में, O2 के फॉर्म में या जैसे भी हो, लेकिन यही आयनिक फॉर्म में बोलोगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आयंस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है क्योंकि इनमें चार्ज होता है। तो एक बात आप समझ लेना कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। वे करेंगे क्या कि आपस में कंबाइन करके एग्जिस्ट करेंगे, Na और O मिल करके Na2O बना सकते हैं, तब एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ भी वही है, Na प्लस और वो डबल माइनस, लेकिन ये आपस में जुड़ गए हैं, अट्रैक्टेड हैं, यहाँ अलग अलग है, तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। तो मान लो कि सोडियम से बना सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ऑक्सीजन से बना ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो एक साइज की भी हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कि सोडियम एटम का साइज इतना बड़ा है, एटम को जनरली स्फेरिकल माना गया है, गोल। तो यही एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका साइज डिक्रीज कर जाता है, चाहे जितना डिक्रीज करे। ऑक्सीजन का भी साइज मान लो इतना, तो यही एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा। तो केटायन में एटम का साइज से छोटा होता है उसका साइज, लेकिन जब एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एटम की तुलना में उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा याद रखना कि एक केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बट एन एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम में जिससे बना है, तो सोडियम आयन का पेरेंट एटम सोडियम, ऑक्साइड आयन का पेरेंट एटम ऑक्सीजन। तो केटायन का साइज एटम से छोटा लेकिन एनायन का साइज एटम से बड़ा। क्यों? एक्सप्लेनेशन है जो अगला चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसको अभी जो है यहाँ डील करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। बस यहाँ के लिए इतना सा बात ध्यान में रखना कि एक केटायन हमेशा अपने एटम से छोटा, जबकि एक एनायन हमेशा अपने एटम से बड़ा होता है। रीजन को आप समझ सकते हो थोड़ा सा, लेकिन परेशानी होगा। समझना क्या है, सो देखो कि एटम का जो सेंटर है उसमें भी न्यूक्लियस है और ये अगल बगल होते हैं इलेक्ट्रॉन। शुरू में जैसे मान लो ये सोडियम ही है तो 11 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन भी है। ऐसे होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि पर इलेक्ट्रॉन के लिए 1 प्रोटॉन है। लेकिन वही सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें अब 10 बच रहा है, तो अब तो पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया। तो पर इलेक्ट्रॉन के पास अब ज़्यादा चार्ज पहुंचेगा तो यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो साइज जो है कॉम्प्रेस कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। तो केटायन का साइज इसलिए छोटा होता है क्योंकि केटायन में प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज पहुंचता है। इसके चलते हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और साइज उसका डिक्रीज कर जाता है। एनायन में उल्टा, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें 8 प्रोटॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 + 8 माइनस। लेकिन वही जो O माइनस है यहाँ 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ देखोगे तो प्रोटॉन से बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास अब पहले से कम चार्ज पहुँचेगा, कम चार्ज पहुँचेगा और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसके बीच रिपल्सन होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के चलते फैल जाता है और इसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब ऐसे समझना कि केटायन में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ता है जबकि एनायन में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ता है। तो रिपल्सन बढ़ने से वहाँ साइज बढ़ जाता है और यहाँ अट्रैक्शन बढ़ने से जो है साइज घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ओवरऑल केटायन और एनायन के बारे में जो हम लोग पढ़े उसको समराइज कर लें थोड़ा सा, कि केटायन पॉजिटिव आयन, एनायन नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन बनता है मेटल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज करने से, नेगेटिव आयन बनता है नॉन मेटल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने से। एक मेटल एटम अपना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही लूज करता है और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे उतना प्लस चार्ज आएगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर उतना माइनस चार्ज आएगा। चूँकि एक नेगेटिव आयन में
या एक पॉजिटिव आयन की बात करें तो एक पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन का संख्या अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ओवरऑल प्लस चार्ज बचता है। एक नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक होता है प्रोटॉन से, तो वहाँ ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बचता है। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बचने के चलते वो नेगेटिव आयन, इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बचने के चलते ही पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है कैथोड की तरफ, इसलिए पॉजिटिव आयन को कैटायन। नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाएगा, इसलिए वो कहलाएगा एनायन। पॉजिटिव आयन जो है कैटायन, इसका साइज हमेशा उसके एटम से छोटा होगा, रीजन की इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ जाता है। एनायन का साइज बड़ा होगा एटम से, क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अब उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ घट जाता है, साथ ही साथ रिपल्सन बढ़ जाता है, इसलिए साइज उसका इन्हांस कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स नोट्स में मेंशन है, पॉइंट वाइज आप पढ़ोगे, उसको याद रखोगे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में एक इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे। हालांकि अगला यूनिट में इसको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पढ़ोगे, लेकिन अभी इस फिलहाल पॉइंट को ध्यान रखोगे आप। तो इतना जो है पढ़ करके रखोगे कैटायन एनायन के बारे में। तो जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे तो उसमें कैटायन और एनायन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। न्यूट्रल एटम में तो हम लोग देख चुके हैं, अब कुछ आयंस के लिए देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।